सबको मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ 12th बायोलॉजी के बेस पर सीड बीज का टाइप्स, फ्रूट्स के बारे में चर्चा करने के लिए। आज ये मेरा वीडियो बेस्ड रहेगा कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको शायद समझ में आया होगा कि कैसे कैसे किस किस प्रकार की संरचनाएं बनती थी बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पढ़ रहे हैं आप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन है। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो आपने सभी ने देखा वीडियो, कैसे मेल गैमेट का निर्माण हो रहा था, फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा था, कंजुगेशन कैसे हो रहा था, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे हो रही थी, एट्सेट्रा। आपने सारा चीज़ देखा है। डबल क्या बोलते हैं उसको, डबल फर्टिलाइजेशन भी देखे हैं, आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि पहले वो वीडियो बड़े ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं अभी बताने वाला हूँ ये उसी पर बेस्ड है जो पीछे है। ठीक है, पिछला वीडियो में जो बताया गया है उसी पर बेस्ड है। तो मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊँगा कि सीड का फॉर्मेशन या निर्माण कैसे हो रहा है। सीड की संरचना में आपको कौन कौन सी बाह्य, आंतरिक और संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इसमें एम्ब्रियो कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार का होता है। टाइप्स में मैं बताऊंगा आपको दो बेस पे, एक कोटिलिडन के बेस पे और दूसरा एंडोस्पर्म के बेस पे। अर्थात कोटिलिडन में अगर हम लोग जाएं तो इसको आप लोग सुने हैं और देखे हैं, ये होता है मोनोकोटिलिडन एंड देन डाइकोटिलिडन। ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसी के बेस पे बताऊंगा, मोनो एंड देन डाई के आधार पर। एक होता है मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन, डाइकॉट बोलते हैं हम लोग जिसको, डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। मोनोकॉट एक बीजपत्री को कहते हैं और डाइकॉट द्विबीजपत्री को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो एंडोस्पर्मिक नेचर पर है, अर्थात भ्रूण पोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर इसमें भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप्स में अगर हम लोग जाएं तो फर्स्ट टाइप्स में आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल, जिसकी उपस्थिति है उसी के आधार पर नाम देते हैं। फर्स्ट एंडोस्पर्मिक कहते हैं इसको। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस सीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड। और सेकंड इसमें आता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन एल्बुमिनस भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉन एल्बुमिनस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंटेंट्स है जो मैं सीड से जोड़कर बता रहा हूँ आपको, और शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन की बाद की प्रक्रिया में, अर्थात जितने भी प्रकार के एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आवृत्ति बीजी में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट रिजल्ट यही होता है कि उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे कि आवृत्ति बीजी पादपों में लैंगिक जनन के पश्चात अंत में बीज का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ठीक है, जिसका वर्णन आप पहले भी एक बीजांड के रूप में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बीजांड ही विकसित होकर सीड का निर्माण करता है। और आपको पता है कि जो सीड होता है, बीज होता है, वो किसी न किसी फल के अंदर होता है, मतलब उसकी जाति और उपजाति के आधार पर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आवृत्ति बीजी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, एक परिपक्व बीजांड की संरचना जब पूरी तरह से विकसित हो जाती है तब जाके उसमें एम्ब्रियो बनता है, कोटिलिडन बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और सबसे बाहर से सुरक्षात्मक आवरण के रूप में सीड कोड बनता है। ये जितना नाम मैंने लिया ओव्यूल को छोड़कर सभी मैं स्ट्रक्चर में फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो निषेचन के बाद लगातार क्रमिक परिवर्तन के बाद में सीड का फॉर्मेशन होता है। जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होता है या जो जाइगोट होता है
उसी से एम्ब्रियो बनता है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब डेवलप होता है तब एंडोस्पर्म बनता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो ओव्यूल होता है उसके ऊपर जो एक आवरण होता है जिसका नाम था इंटीग्यूमेंट, जो उसको कवच के रूप में ढक कर रखता है, वही बाद में सीड कोट बना लेता है बीज में। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें क्रमिक विकास के बाद मिलता है और जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो फल बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं सीधे आ रहा हूँ स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मोनोकॉट डाइकॉट के बेस पे। अर्थात हम अगर टाइप्स ऑफ सीड पढ़ते हैं तो हमको ये मिलता है कि सीड के 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिजन्स प्रेजेंस और अब्सेंस, अर्थात बीज पत्रों की संख्या की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। बीज पत्र की उपस्थिति की और अनुपस्थिति की आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। एक होता है मोनोकॉट अर्थात मोनोकॉटिलिडन्स, पूरा नाम इसका होता है एक बीज पत्री, और इसका होता है डाइकॉटिलिडन्स। ठीक है, तो मैं पहला स्ट्रक्चर इधर बना रहा हूँ मोनोकॉटिलिडन्स का, मोनोकॉटिलिडन्स का। ठीक है, एक बीज पत्री का डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई देता है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें केवल एक ही प्रकार का, मतलब एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है। कितना कॉटिलिडन पाया जाएगा? एक। मोनोकाट का मतलब क्या होता है? मोनोकाट का मतलब क्या होता है? एक ही क्या पाया जाएगा? कॉटिलिडन पाया जाएगा, एक ही कॉटिलिडन पाया जाएगा, एक बीज पत्री कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार के बीज में एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के बीज को पोषण देने के लिए फॉर न्यूट्रिशन मटेरियल सप्लाई के लिए इसमें एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, अर्थात भ्रूणपोष होता है। और आपको पता है कि भ्रूणपोष का फॉर्मेशन किससे होता है? आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि जो भ्रूणपोष का फॉर्मेशन है वो होता है सेकेंडरी न्यूसेलस और एक दूसरे न्यूक्लियस, दूसरे एंथर के न्यूक्लियस से कॉन्जुगेट होने के बाद। क्लियर है? तो एंडोस्पर्म इसको पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा जानकारी के लिए लिख देता हूँ, न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करने वाला एक आवरण बनता है जो एक बीजपत्री बीज को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति के आधार पर इसको एंडोस्पर्मिक भी कह देते हैं, एंडोस्पर्मिक बीज भी कह देते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल में जाऊं तो एग्जाम्पल इसमें काफ़ी सारे मिलते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री आपने भी सुने होंगे, देखे भी होंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट करा देता हूँ आपको। ये बड़े काम की चीज़ है। गेहूँ जानते होंगे आप लोग, धान देखे होंगे आप लोग, बाजरा देखे होंगे आप लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, और मक्का देखे होंगे आप लोग, जौ जई सब देखे होंगे आप लोग, एटसेट्रा लिख देता हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो एक बीज पत्री के रूप में मिलेंगे आपको। आप इसके अंदर जितना जानते हैं उतना एग्जाम्पल आप इसमें शो कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया एक बीज पत्री। अब मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ आपके लिए इसकी स्ट्रक्चर की। अगर मोनोकोटिलिडन में हम स्ट्रक्चर में जाते हैं तो किसी भी प्रकार के मोनोकोटिलिडन के जो सीड होते हैं उसके सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है, ये मैंने पहले ही बताया। ठीक है, समझ में आ गया? अर्थात इसका जो सीड होता है वो एक फ्रूट के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? फ्रूट के रूप में, अपने आप में एक फ्रूट होता है। ठीक है, जिसकी पेरिकार्प में अर्थात फल भित्ति में सीड कोट कनेक्टेड रहती है। इसके जो पेरिकार्प रहता है, फल भित्ति रहता है ना, उसमें सीड कोट समेकित रहता है, मिला हुआ रहता है। ठीक है, कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से, इतना कनेक्टेड रहता है कि आप उसको शायद आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो मक्के के जो बीज होता है, आपने देखे होंगे, मक्का सभी परिचित है मक्का से। ठीक है, काफ़ी स्वादिष्ट पौष्टिक खाद्य पदार्थ होता है ये। मोटे अनाज में इसकी गिनती करते हैं हम लोग। मक्के के जो बीज का ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा पीला चपटा हो जाता है, निचला भाग पतला और हल्के रंग का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड ऑफ मोनोकोटिलिडन। ठीक है, तो अपन एक कोटिलिडन का डायग्राम शो कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है,
इस प्रकार का ये मक्के का मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, बनाने का कोशिश है मेरा कि आपको यहाँ से समझ में आए। कुछ इस प्रकार का मक्के के बीज को आप खड़ी काट काट के देखना, एलएस काट काट के देखना, आपको इसी प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। ठीक है, बीच में बिल्कुल ऐसा एम्ब्रियोनिक सैक जैसा संरचना, मतलब भ्रूण की संरचना दिखाई देगी। ये एक ऐसा संरचना में बंद रहेगा। ठीक है, मक्के को काट के देखेंगे तो आपको इसी प्रकार का ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा लेयर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लेयर, या ऐसे स्तर दिखाई देगा। ठीक है, वो चारों तरफ से घेर कर रखने वाला स्तर के रूप में होगा इसकी संरचना को। सबसे ऊपर जो हमको दिखाई देता है इसके ऊपर, ये कहलाता है सीड कोट। सीड कोट बोलते हैं इसको। बाह्य चोल या बीजावरण का जो बाह्य चोल होता है ना, दो भागों में बटा होता है। मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से दो भागों में बटा है। ये जो सीड कोट होता है, इसके बाह्य आवरण को टेस्टा कहेंगे हम लोग। सीड कोट के बाह्य आवरण को आउटर को क्या कहते हैं? टेस्टा या बीजावरण कहते हैं इसको। ठीक है, और इसके इंटरनल पार्ट को, आंतरिक संरचना को, आंतरिक बीज चोल को हम लोग कहते हैं आंतरिक स्तर, इंटरनल लेयर, और टैगमेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टैगमेन। क्लियर है? समझ रहे होंगे आप लोग। ये दो भागों में बटा होता है। लेकिन जो इसकी संरचना है सीड कोट की, ये अलग वाले सीड में होता है ना, ध्यान रखेंगे, अलग सीड में होगा। ये आपको द्विबीजपत्र में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मोनोकोटिलिडन होता है, इसके बीज में आपको जो सबसे बाहरी नेचर आपको दिखाई देगा, बाहरी संरचना आपको दिखाई देगा, पतले मेम्ब्रेन नुमा संरचना में रहता है, हल्की झिल्ली नुमा संरचना में रहता है। ये वाला जो भाग कहलाता है, ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म अर्थात इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, और इसके अंदर सुरक्षित रहता है एम्ब्रियो या भ्रूण सुरक्षित रहता है। क्लियर है? अगर मैं इसका आंतरिक क्या बोलते हैं उसको, एलएस कार्ट का आंतरिक इमेज आपको शो करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार की संरचना में आपको दिखाई देगा। इस प्रकार की संरचना सबसे बाहरी आवरण के रूप में इसमें होता है। सबसे बाहरी आवरण मतलब एक कवर के रूप में होगा, जिसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्प एंड सीड कोट बोलते हैं इसको बोलते हैं पेरिकार्प एंड सीड कोट, ऐसा बोलते हैं इसको। सीड कोट, सीड कोट मतलब फल भित्ति या बाह्य आवरण के रूप में इसकी गिनती करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अंदर ऐसा एक लेयर में बटा हुआ रहता है, ये इसी का नाम है पेरिकार्प। ठीक है, ये लेयर हो गया आपका, चारों तरफ इस प्रकार से ऐसा व्यवस्थित रहता है। उसके अंदर आपको दिखाई देगा ढाल के क्या बोलते हैं उसको, अंदरूनी संरचना के रूप में उस संरचना का नाम होता है। जैसे जो भ्रूणपोष होता है, उसके बाह्य किनारे पर एल्यूरॉन स्तर पाया जाता है, एल्यूरॉन लेयर पाया जाता है, जो कि भ्रूण को ढककर रखती है। भ्रूण को ढककर रखने वाली संरचना में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया आपका एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, काफ़ी मोटी एल्यूरॉन लेयर, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अपन कलर्ड कर देते हैं। आप सुविधानुसार इसको रंग रोगन कर सकते हैं, आप फ्री हैं बायोलॉजी में। रेड और ग्रीन को छोड़कर, वैसे रेड और ग्रीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायग्राम बेस पे। ठीक है, तो ये जो लेयर अंदर का दिखता है, जो भ्रूण को ढककर रखता है, बाहरी किनारे की ओर जो स्तर होता है, ये कहलाता है एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर, ठीक है, सबसे बाहर का नाम तो हमने बताया कि वो आवरण है जिसको पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, ये लेयर जिस जगह पर कनेक्ट रहता है भ्रूण की संरचना से, उस जगह का नाम, लगभग ई वाले संरचना का नाम, यहाँ पर इस संरचना का नाम, ठीक है, इस संरचना का नाम होता है, ये इसी संरचना से जुड़ी हुई रहती है, इस पूरी संरचना से जुड़ी हुई रहती है, और इसका नाम होता है एपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल लेयर। ये जो एपिथेलियल लेयर होता है, इसके जो अपने अंदर की तरफ एक विशेष संरचना, ये अंदर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं स्कूटेलम, इससे जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? स्कूटेलम से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है? ये स्कूटेलम के अंदर ही
ये इसका काम है पाचक रस का स्रावण करना, भ्रूणपोष को पचाकर ये भ्रूण को ऊर्जा देने का कार्य करती है। ठीक है, स्कूटेलम से ये सटा हुआ रहता है। स्कूटेलम वाले भाग में ही एपिथेलियल स्तर से सटा हुआ जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसी एरिया में भोजन अवशोषित करने की क्षमता होती है और इसके अंदर होता है एम्ब्रियो या भ्रूण। इस प्रकार से यहाँ पर एक संरचना बनती है, ढाल नुमा संरचना। इसको बोलते हैं हम लोग प्रांकुर चोल बोलते हैं या कोलेप्टाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो संरचना बनाती है प्रांकुर चोल मतलब पत्ती नुमा एक बड़ा सा आवरण होता है जो अंदर भ्रूण को मतलब प्रांकुर को ढक कर रखती है। ठीक है, और यहाँ पर एक कलिका नुमा संरचना में आपको ऐसा अंदर दिखाई देगी। ये पूरी कलिका नुमा संरचना ही एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? ये एम्ब्रियो होता है, इसी का नाम है एम्ब्रियो। ठीक है, इस एम्ब्रियो में निचला भाग जो होता है, निचला वाला हिस्सा होता है वो रेडिकल होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल मतलब क्या बोलते हैं? मूलांकुर, जो जहाँ से जड़ बनेगा। ठीक है, ये चारों जो रेडिकल रहता है ये एक आवरण से ढका हुआ रहता है। ये पूरा रेडिकल है ना, अपने आप में रेडिकल है। और चारों तरफ जो आवरण है इसमें, उस आवरण का नाम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोलियोरिजा। क्या बोलते हैं? कोलियोरिजा, अर्थात मूलांकुर चोल बोलते हैं। ठीक है, तो मूलांकुर रेडिकल और जो कोटिलिडन होता है कि बीच के भाग को बीज पत्रधार बोलते हैं, बीज पत्रधार बोलते हैं। तो ये लगभग इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब सवाल उठता है इसमें रेडिकल ये है तो प्लूमूल कहाँ पर है? तो ये जो हमने कोलेप्टाइल पढ़ा, जो एक ढाल जैसी संरचना बनाती है, इसके ठीक नीचे में जो संरचना बनती है ये कहलाती है प्लूमूल। क्या कहलाती है? प्लूमूल कहलाती है। इसको हम लोग कहते हैं प्ररोह। क्या बोलते हैं इसको? प्ररोह बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है मोनोकोटिलीडन का। ठीक है, एक बीजपत्री बीज का। अब मैं इधर बताता हूँ आपको द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री में जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जाते हैं तो द्विबीजपत्री में हमको बहुत सारे द्विबीजपत्री बीज मिलते हैं। जैसे चना मटर मूंगफली तो आप सुने ही होंगे, कॉमन है, सभी ने देखे होंगे। तो उसी का एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा देखिए, इसको मैं ए दूँ, इसको मैं बी दूँ। तो दूसरे नंबर में हम देखते हैं डाइकोटिलिडन। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। ठीक है, जब हम कभी भी एक द्विबीजपत्री बीज की संरचना देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? आप चना वना खाते होंगे, चना मटर मूंगफली। ठीक है, जिसमें दो दाल दिखेंगे, दो फलक दिखाई देंगे ऊपर के छिलकी को निकालने के बाद। तो मैं चना का एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। चने के एग्जांपल में अगर आप जाएंगे तो लगभग हल्का इस प्रकार का आपको बीजावरण मिलेगा। ठीक है, चना तो सभी खाते ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार की इस संरचना में मिलेगा आपको। चने के मध्य में एक ऐसा दरार जैसे गहरा गड्ढा होता है, यहाँ पर ऐसा खांच बना हुआ रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा बीज ये इस प्रकार के आवरण में बना हुआ रहता है। यहाँ पर एक ऐसा दरार और दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है। यहाँ पर जो होता है सूक्ष्म छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल कहते हैं। ये वाला भाग जो भ्रूणी अक्ष बनाता है इसको बोलते हैं हाइलम। नाभिका या नाभिका पढ़े होंगे आपने। ठीक है, सेंटर वाला पार्ट कहलाता है स्ट्रोफियोल। और सबसे लास्ट ऊपर का जो आवरण है, इस आवरण का नाम है सीड कोट। क्या बोलते हैं इसको? सीड कोड बोलते हैं। सबसे बाहर का जो छिलका वाला आवरण होता है ना, ठीक है, इस आवरण का नाम है सीड कोट या बीजावरण दो भागों में बटा होता है। सबसे बाहर की तरफ की संरचना को हम लोग कहते हैं, सबसे बाहर की संरचना को क्या कहते हैं? मैंने बताया था टेस्टा, ये यहाँ पर बताया था। आउटर को टेस्टा, अंदर को टेगमेन। टेगमेन नामक झिल्ली रहती है बीज पत्र के ठीक ऊपर। क्लियर है? तो बीज एक
तंतु द्वारा फल से जुड़ा रहता है। ये बीज जिस फल इस तंतु के द्वारा जुड़ा रहता है, आप देखेंगे जब तना तोड़ेंगे ना, उसके टहनी से एक चना निकालेंगे तो इस जगह से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये हाइलम या नाभिका कहलाएगा, एक गड्ढा। ठीक है, इसके बीच में एक छोटा सा माइक्रोपाइल नुमा छिद्र होता है, मतलब एक छोटा सा छिद्र होता है। अगर आप इसको भिगाते हैं, चने को आपने देखे होंगे चना की सब्जी बनाते समय, और थोड़ा सा हल्का प्रेस करते हैं तो यहाँ से पानी की बुलबुले, वायु के बुलबुले, मैंने पानी की बुलबुले आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? हाइलम के ऊपर या हिलम के ऊपर बीज चोल पर एक पतली धारी पाई जाती है। देखो पतली धारी बीज चोल के ऊपर, ये पतली धारी आपको दिखाई दे रही है। ये पतली धारी जो होती है ये रैफी कहलाती है। क्या कहलाती है? रैफी कहलाती है। रैफी या संधि रेखा कहलाती है। दो बीज को जोड़ने वाला, दो भागों में बांटने वाला भी कह सकते हैं हम इसको, एक रेखा से। ठीक है, अगर हम सीड कोट को हटाते हैं तो बीज में हमको दो भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग दिखाई देंगे वो देख लीजिए। कौन कौन से भाग दिखाई देगा हमको? फर्स्ट हाइपोकॉटिल दिखाई देगा, हाइपोकॉटिल दिखाई देगा। हाइपोकॉटिल मतलब बीज पत्र दिखाई देगा। ठीक है, बीज को खोलने के बाद दो मोटी चपटी संरचनाएं जो दिखाई देंगी, जिन्हें हम बीज पत्र कहते हैं, वो हाइपोकॉटिल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोकॉटिल कहलाता है। ठीक है, ये जो हाइपोकॉटिल की संरचना रहेगी वो चने में कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। अगर एक चने में हम सीड को कुछ इस प्रकार का अगर हम बनाएं, ठीक है, तो चने को अगर बड़े गौर से और ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर ऐसे छोटी सी एक कलिकानुमा संरचना निकला हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आया ना? ये जो कलिकानुमा संरचना निकला रहता है, इसी को कहते हैं हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल, ठीक है, हाइपोकॉटिल कहलाता है। क्लियर है? ये जो संरचना है कलिकानुमा हाइपोकॉटिल है, बीज पत्र, ये बीज पत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब बीज पत्र पूरा ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा। चना का दाल देखे हो ना जी, उसमें ऐसा नुकीला हिस्सा रहता है ना, तो वही हाइपोकॉटिल है। क्लियर है? दूसरा आता है इसमें अक्ष या एक्सिस। सेकंड इसमें आता है एक्सिस या अक्ष। ये जो एक्सिस या अक्ष है, दोनों बीज पत्रों के बीच में एक छोटी सी संरचना होती है जिससे दोनों बीज पत्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि बीज की, तो बीज क्या होता है? दोनों बीज पत्र जो होता है वो लिप का मॉडिफिकेशन होता है, पत्तियों का रूपांतरण होता है। ठीक है, अक्ष पौधों का मुख्य भाग होता है, अक्ष पौधों का मुख्य भाग होगा। बीज पत्रों के बीच दबा हुआ जो एरिया होता है वो प्लमूल कहलाता है। अर्थात चने में जो बीचों बीच जो दबा हुआ रहता है, आप दो फलक को अगर अलग करके देखते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? देखो आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस प्रकार की संरचनाओं के रूप में ऐसा अतिरिक्त उभार के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, और ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचना। ठीक है, तो ये ऐसा बनाते हैं इसको। ये जो संरचना दिखाई देती है, ये संरचना बीज पत्र है, मतलब हाइपोकॉटिल है, अर्थात बीज पत्र बोलते हैं इसको। हाइपोकॉटिल में सबसे ऊपरी हिस्सा जो दिखाई देता है, ये फूल वाला हिस्सा, ये कहलाता है प्लमूल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्लमूल कहलाता है। ये एम्ब्रियो है ना, ये याद रखना, ये एम्ब्रियो है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो है यही, भ्रूण। अगर आप सवाल करते हैं कि भ्रूण क्या है बीज में, तो ये एम्ब्रियो है। हाइपोकॉटिल होता है, सबसे ऊपर जो दिखाई देता है प्लमूल कहलाता है। ठीक है, प्लमूल और हाइपोकॉटिल को जो बीच जोड़ के रखता है वो कहलाता है इपीकॉटिल। क्या बोलते हैं? प्रांकुर के, मतलब प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग क्या कहलाता है? इपीकॉटिल कहलाता है। प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग, ये वाला हिस्सा इपीकॉटिल कहलाता है, इपीकॉटिल कहलाता है। ठीक है, मतलब बीज पत्रोपरिक बोलते हैं इसको, प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग। क्लियर है? अब ये प्लमूल तो हो गया, इपीकॉटिल भी हो गया, अब हाइपोकॉटिल भी हो गया। अब अभी हद तक हमको रेडिकल नहीं मिला। क्या नहीं मिला? रेडिकल नहीं मिला। तो देखिए, अग्रभाग का प्ररोह के, पौधे के प्ररोह का जो निर्माण करता है, उसका दूसरा सिरा बीज पत्र के बाहर स्थित होता है, जो रेडिकल कहलाता है। बीज पत्र के बाहर स्थित होता है और रेडिकल कहलाता है, मतलब बीज के बाहर निकले हुए ऐसा कलिका के रूप में। अगर हम इसको घुमा के देखें तो ऐसे कलिका नुमा संरचना यहाँ पर निकला हुआ रहेगा। ये वाला संरचना जो सबसे नीचे निकला हुआ रहेगा ना, ये कहलाएगा रेडिकल, अर्थात मूलांकुर कहलाएगा। ठीक है, अब अक्ष का वह भाग जो बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर होता है, बीज पत्र के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित होता है, हाइपोकॉटिल कहलाता है। ये ऊपर कैसे? इधर से देख रहे हैं, अब इधर से इधर देखेंगे तो ये आप समझ रहे होंगे कि प्लमूल क्या है और रेडिकल क्या है। तो चने की संरचना से मैंने एक एग्जांपल आपको बताया।
ऊपर की ओर है तो प्लमूल है, और नीचे की ओर है तो रेडिकल है, बीच में है तो हाइपोकॉटिल है, और दोनों की जोड़ को एपिकॉटिल कह रहे हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि आपको बीज का स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो था नंबर ऑफ कॉटिलेडन बेस पे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज की संरचना। अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एंडोस्पर्मिक अर्थात भ्रूणपोषी बोलते हैं या एल्बुमिनस कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें भ्रूण पाया जाता है। बीजपत्र काफ़ी छोटा और पतला होगा। इसी में भ्रूणपोष जो विकसित होता है वो बाद में भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। ठीक है, मतलब जितने भी प्रकार के द्विबीजपत्री बीज आ जाएंगे इसमें, जैसे मक्का, धान, गेहूँ, बाजरा इत्यादि, ये सारे एल्बुमिनस प्रकृति के होंगे, भ्रूणपोषी होंगे। ठीक है, भ्रूणपोष बाद में नष्ट आखिरी तक बना रहता है और उसको भोजन उपलब्ध करवाते रहता है एक बीजपत्री बीज में। ठीक है, अब आता है नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस। इसमें क्या होता है? इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये नष्ट हो जाता है धीरे धीरे उपयोग करके, और इससे छोटे और बड़े बीजपत्र बनते हैं। जितने भी प्रकार के द्विबीजपत्री पौधे हैं, बीज है, उन सब में ये दिखाई देता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा फ्रूट के बारे में भी बताऊँगा। देखो फ्रूट, तो मैं फ्रूट को यहाँ इस बक्से के अंदर समेट देता हूँ फल को। ये जो बीज देख रहे हैं इसके ये जिस आवरण में रहता है उसी का नाम है फ्रूट। ठीक है, तो आपको एक बीजपत्री द्विबीजपत्री समझ में आया होगा। आप एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर याद कर लेंगे आप लोग। अंतर कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं अगर कहूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड, बीज का क्या महत्व है, तो सभी पता है। बीज का उपयोग हम दाल के रूप में करते हैं, खाद्य फसल के रूप में करते हैं, तेल निकालने के लिए करते हैं, भोजन के सोर्स के रूप में करते हैं, पौधों की जाति संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं, इत्यादि ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको फ्रूट के बारे में बता रहा हूँ। फ्रूट, फल तो सभी खाते हैं और सभी परिचित भी हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश भी कर लीजिए इसको, थोड़ा सा देखते हैं कि फल होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, फल की संरचना के आधार पर हम फल को कुछ भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक फ्रूट होता है देखिए, पहले आप एक संरचना समझ लीजिए। एप्पल की संरचना मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ आपको। एप्पल तो सभी लोग खाते ही हैं, खाते हैं ना, एप्पल सभी लोग खाते हैं मेरे को छोड़ के, मैं भी खाता हूँ जी। ये हो गया एप्पल। एप्पल की संरचना में आपको जो दिखाई देगा वो क्या क्या दिखेगा? अगर आप एप्पल की संरचना को कटिंग करते हैं तो आपको लगभग इस प्रकार की फल भित्ति दिखाई देगी। ठीक है ना, इस प्रकार की ऐसे फल भित्ति दिखाई देगी। बीचों बीच आपको इसमें जो दिखेगा वो ओवरिया अंडाशय होगा। क्या होगा यहाँ पर? ओवरिया अंडाशय होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बीज भरे हुए रहते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये जो संरचना है, ये वाली संरचना, ये ऐसे इस प्रकार की संरचना में रहती है। एक एप्पल के अंदर आपको जो दिखाई देगा, आपने डंठल देखे होंगे, तो डंठल एप्पल, तो इसमें देखिए ये वाला जो भाग जिसको हम चबा चबा के खा लेते हैं ये कहलाता है थैलेमस, पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। मतलब याद रखिए, हम सेब में, एप्पल में पुष्पासन वाले हिस्से को खाते हैं। किसको खाते हैं? पुष्पासन वाले हिस्से को खाते हैं, और इसी का नाम है पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्प बोलते हैं इसको। हम इसी को खाते हैं, पेरिकार्प या फल भित्ति को खाते हैं। याद रखेंगे सभी। क्लियर है? अब अंदर की तरफ जाएंगे तो हमको ये मिलता है, ये ओवरी मिलता है। क्या मिलता है? ओवरी। ओवरी की स्ट्रक्चर में अगर आप मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं एक एप्पल में, तो कैसा बनेगा? ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इधर और इधर और इधर ऐसा बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये एप्पल को अगर आप टीएस काटते हैं, एप्पल को टीएस काट काट के देखते हैं आपको, तो इस प्रकार की व्यवस्था में आपको फ्रूट मिलेंगे। एप्पल को टीएस काट काट के देखेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था में आपको फ्रूट मिलेंगे। ठीक है, अंदर। ठीक है, बाहरी संरचना जिसको आप चबा चबा के खाते हैं, ये थैलेमस या पेरिकार्प हो गया। क्लियर है? और अंदर आपको क्या दिखाई देगा?
इस प्रकार की बीज दिखाई देगा, ये सीड हो गया। ठीक है, अब इसका नाम मैं बता रहा हूँ, देखिए यही ओवरी है। ठीक है, अब इसमें सबसे भीतर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। सबसे भीतर वाला जो होता है ना, अंदर वाला, इसको बोलते हैं एंडोकार्प, मतलब अंतः फल भित्ति बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाला, उसके बीच वाला, मध्य वाला, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक है, और सबसे बाहर वाला मतलब ये ऊपर का जो आवरण दिखाई दे रहा है ये कहलाता है इपीकार्प। ऐसा इपीकार्प अर्थात बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, तीनों को एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं फ्लैशी। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैशी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रूट में, ये समझ गए। अब मैं टाइप्स ऑफ फ्रूट बता रहा हूँ। ठीक है, एक फल का नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स का मतलब होता है फल का वो प्रकार। हाँ दादा बोल बेटा मेरा बच्चा है। ट्रू फ्रूट्स का मतलब होता है जिसमें फल ओवरी या अंडाशय से विकसित हो, ट्रू फ्रूट कहलाता है। किससे विकसित हो? ओवरी या अंडाशय से। मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ ओवरी। किससे विकसित हो रहा है? हाँ बेटा आ रहा हूँ पढ़ा के। ओवरी या अंडाशय से विकसित होता है, ये कहलाता है ट्रू फल। क्लियर है? ट्रू फल में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे सत्य फल में। ठीक है, इसमें जितने भी प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे ना आपको, जैसे मैंगो है, पपाया है, गुआवा है, लेडी फिंगर है इत्यादि, ये सब ट्रू फल के उदाहरण है। मैं बोल रहा हूँ ना, लिख नहीं पा रहा हूँ। इसमें ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल क्या क्या मिलेंगे आपको? आम, पपीता, अमरूद, भिंडी, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, ये ट्रू फ्रूट्स, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? ओवरी या अंडाशय से होता है। एक प्रकार का फल वो भी होता है जिसमें फल का निर्माण ओवरी या अंडाशय से न होकर किसी अन्य भाग से होता है, जैसे पुष्पासन से, बाह्यदल पुंज से, इनसे बनता है, तो ये कहलाता है फॉल्स फ्रूट कहलाता है। फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट, कूट फल बोलते हैं हिंदी में इसको। कूट फल, सत्य फल, कूट फल, सत्य फल। ठीक है, तो कूट फल, झूठे फल भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, कूट फल का मतलब होता है जिसमें ओवरी या अंडाशय से इसका निर्माण ना हो, बल्कि ओवरी को छोड़कर किसी अन्य भाग से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैलिक्स और कोरोला भाग से फल का फॉर्मेशन होता है, फल बनाने में भाग लेता है। तो ऐसे फलों को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण इसमें मिलेगा, जैसे एप्पल है, सेब है, ये कूट फल है, याद रखना। एप्पल जो है ये कूट फल है, अर्थात फॉल्स फ्रूट है। नाशपाती भी सुने होंगे, भटा कटेरी आप जानते हैं, भटा भी फॉल्स फ्रूट है। भटा जो सब्जी में आप उपयोग करते हैं, रसभरी है, कटहल है, अनानास है, अंजीर है, ये कूट फल के उदाहरण हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल। जो मांसल होते हैं वो कहलाता है सरस फल। ठीक है, अर्थात सकुलेंट फ्रूट कहते हैं इसको। सकुलेंट फ्रूट अर्थात मांसल भाग वाले होते हैं, मांसल पदार्थ वाले होते हैं, जिसकी भित्ति काफ़ी मोटी मोटी होती है। समझ में आया ना? वो सूखी नहीं होती। वो क्या नहीं होती? सूखी नहीं होती। बहुत मांसल भाग वाला होगा तो वो कहलाएगा सक्सेन फ्लावर या सरस फल। रसीले बोल सकते हैं आप इसको, रसीले। ठीक है, सूखा ना हो तो रसीले फ्लावर। ठीक, सॉरी, रसीले फ्रूट। और नेक्स्ट लास्ट में अगर अब मैं चाहूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट। सभी जानते हैं ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, इसको सक्लेंट फ्रूट को भले ही नहीं जानते थे, लेकिन ड्राई फ्रूट से सभी परिचित है, मैं जानता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, छुआरा सभी खाते होंगे। तो वो सारे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। मैंने बता दिया उसमें मांसल ना होकर क्या होता है, वो फ्रूट्स सूखी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताया आज की इस वीडियो में सीड क्या होता है, सीड के स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने प्रकार के सीड होते हैं, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, एंडोस्पर्मिक एंड देन नॉन एंडोस्पर्मिक, और फ्रूट्स के टाइप्स और प्रकार बता दिए। फ्रूट्स के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि फ्रूट जब बनता है तो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है फॉर फ्यूचर फर्दर। ठीक है, जितने भी प्रकार के फ्रूट होते हैं वो सीड को प्रतिकूल परिवर्तन से बचाता है, मतलब अलग वातावरण से बचाता है उसको। क्या बोलते हैं, जो फ्रूट होते हैं ना, जब वो कच्चे रहते हैं, मतलब पका हुआ नहीं रहता, वो ज़वरान
वो स्वाद में तीखा और कड़वा हो सकता है, उससे दूसरे जानवर दूर भगते हैं, उसको खाना पसंद नहीं करते, तो बीज की रक्षा हो ही जाती है। ठीक है। फल का आवरण शुरू में हरा रहता है, आपने देखी होंगी कुछ फल में, कुछ फ्रूट्स में हरा रहता है। हरा रहता है का मतलब वो फोटोसिंथेसिस का कार्य कर सकता है। कुछ फल पकने के बाद में मीठा, रंगीन और सुगंधित हो जाता है। ठीक है। और ऐसा होता है मतलब दूसरे जानवरों को आकर्षित करने की क्षमता इसमें समझ लीजिए, अर्थात बीज के डिस्पर्शन में, अर्थात उसके विकिरण में, उसके फैलाव में ये सहायता करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इससे पहले एक अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद ही ये पढ़ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ से पेपर में छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उससे संबंधित चाहे NCERT बेस पे हो, चाहे CGBSE के बेस पे हो, मैंने पूरे पॉइंट को इसमें कवर कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको बाय।